टीएमसी के बागियों पर कीर्ति आजाद का हमला, क्या बयान दिया है? कीर्ति आजाद ने बागियों को गद्दार बताया है। समस्या थी तो पहले क्यों नहीं बताया? बागियों का अलग गुट नहीं बन पाएगा। बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, ये बयान दिया गया है। तो लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। पहले विधायकों का अलग गुट बनना, फिर सांसदों की मुलाकात की तस्वीरें कल सामने आई और अब कीर्ति आजाद का बयान आया है कि समस्या थी तो पहले क्यों नहीं बताया। बागियों का अलग गुट नहीं बन पाएगा, यह भी बयान दिया गया है। बीजेपी में जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। और रवि दत्ता हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काकोली घोष की तरफ से भी कई दावे किए गए हैं। रवि, कौन कौन से बागी बताए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी देंगे, वो कौन कौन से नाम है। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। रवि, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सबसे पहले ये देखिए, विधानसभा में विधायक कितने हैं? 80। अलग गुट 58 का दावा किया गया था। सबसे पहले खबरें आई, फिर एक बैठक हुई और 58 बागी विधायकों ने दावा किया अलग गुट बनाने का। अब लोकसभा की बात करें तो कितने सांसद हैं? 28। बागी कितने बताए जा रहे हैं? काकोली घोष की तरफ से भी दावा किया गया कि हमारे पास 20 सांसद हैं और उनका समर्थन एनडीए के साथ है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में 13 सांसद हैं और किसने इस्तीफा दिया है? एक सांसद, राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले कीर्ति आजाद की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि सियासत भी तेज हो रही है। सबसे पहले वो सुनिए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था कि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ। तो पहले विधानसभा में झटका लगा, विधायकों का अलग गुट बना और अब सांसदों की बारी। रवि बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, कीर्ति आजाद की तरफ से बयान भी सामने आया है और वो कह रहे हैं कि अगर परेशानी थी, समस्या थी तो पहले बता देना चाहिए था। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किल जो है बेहद बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि किन के ऊपर भरोसा करें और किन के ऊपर नहीं। 42 साल से उनके साथ रह चुके काकोली घोष दोस्तीदार अगर उनके पीठ में छोड़ा भोग सकता है तो कोई भी भोग सकता है। कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग आज यहाँ पे बागी हो रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है, वो तृणमूल कांग्रेस के, ये कहा जा रहा है, अपने आप को तृणमूल कांग्रेस ना कहे। दूसरा, पदत्याग कीजिए, वहाँ पे इस्तीफा दीजिए और इस्तीफा दे के फिर आपको जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हैं। लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहेंगे और एनडीए में वहाँ पे आप भिड़ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये इसका कारण ये है, कल्याण बनर्जी का कहना है, अभी भी पार्टी का चेयरपर्सन ममता बनर्जी है और उनकी जो बात है उनको सुनना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी स्थिति ऐसा बना हुआ है कि जो भी सांसद आज बागी बने हैं वो सारे काकोली घोष दोस्तीदार छोड़ के वो सारे 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस में आए थे। और क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस में आए थे ममता बनर्जी जीतने के बाद, इसीलिए सारे जो फेसेस है, शताब्दी रॉय बोलिए, पार्थ भौमिक बोलिए, अबू ताहिर खान बोलिए, जून मालिया बोलिए, रचना बंदोपाध्याय, देव, जितने सारे हैं वो सब ममता
ममता बनर्जी के फेस के ऊपर भरोसा करके इलेक्शन जीते हैं और उनके फेस के चलते इलेक्शन जीते, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ भी हो जाए आज भी पूरा भारतवर्ष में वो विरोधी नेत्री के तौर पे जाना जाते हैं, और इसके बावजूद भी अगर वो सांसद होने के बाद अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसीलिए वो कल्याण बनर्जी कह रहा है कि आप पार्टी छोड़िए और उसके बाद आप जो चाहे करिए। बिल्कुल, इसलिए ये बयान दिया गया है। बने रहिएगा, रवि लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी में सांसदों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सांसदों से लेकर पार्षदों तक फूट की खबरें सामने आ रही हैं। 20 सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया है। क्या दावा किया है? कि 20 सांसदों का नया गुट एनडीए के साथ है, एनडीए को समर्थन है, ये काकोली घोष की तरफ से कहा गया है। और अभी हम आपको आंकड़े भी बता रहे थे, 28 सांसद और उसमें से 20 सांसदों का नया गुट एनडीए के साथ है, ये दावा काकोली घोष की तरफ से किया गया है। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। मैं बहुत सह लिया, ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ, और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। और रजनीश रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, जितने भी विधायकों की तरफ से फूट की खबरें सामने आई और अब सांसद, उनकी तरफ से एक ही बात कही गई, आरोप लगाए गए कि केंद्र की योजना राज्य में लागू नहीं की जा रही थी। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए हैं और खबर यह भी है कि आज सांसदों की स्पीकर से मुलाकात हो सकती है। देखिए, स्पीकर अभी दिल्ली में नहीं है, तो आज ये मुलाकात होगी, इसकी संभावना कम है। बताया ये जा रहा है कि स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो 2 दिनों के लिए चंडीगढ़ गए थे और कल सुबह वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि पिछले दिनों जिस तरीके से जो डेवलपमेंट तृणमूल कांग्रेस में हुए और काकोली घोष के नेतृत्व में सांसदों ने जो रिबेल किया, और कल इसकी जानकारी खुद काकोली ने TV9 भारतवर्ष को दिया। उन्होंने अपना जो कोट है वो हमें दिया था, और उसमें जो बातें उन्होंने लिखी थी उस पर अब टीएमसी पलटवार कर रही है। टीएमसी का जो ओरिजिनल गुट है, जो ममता बनर्जी के साथ रहने वाले जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि 20 मई को जब ममता बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर पार्टी के चीफ विप से काकोली घोष को हटा दिया और कल्याण बनर्जी को चीफ विप बनाने की रिक्वेस्ट भेज दी, और वो रिसीविंग लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से वापस भी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि काकोली घोष चीफ विप नहीं है। और इसके बावजूद अगर वो पार्टी के सांसदों की ओर से कोई निर्णय कर लेती हैं, अलग गुट बना लेती हैं, तो ये कानून के दायरे से बाहर होगा। तो इसी पेचीदगी को लेकर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का जो ओरिजिनल गुट है वो इसको एनालाइज कर रहा है कि क्या काकोली घोष दस्तीदार के पास ये अथॉरिटी थी कि वो सांसदों का अलग गुट बना सकें। कानूनन ये उनके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का जो ओरिजिनल गुट है, ममता बनर्जी, इस मामले को लेकर कोर्ट जा सकती हैं और सीधे सीधे काकोली घोष ने जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को दी है उसको असंवैधानिक बता सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी, बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक तेलंगाना भेजे जा सकते हैं। विशेष विमान से विधायकों को भेजने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश से ये खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस एमएलए तेलंगाना भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा विशेष विमान से विधायकों को भेजने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार से गणित बदला है। दरअसल बीजेपी ने पहले 2 उम्मीदवार उतारे और फिर तीसरा उम्मीदवार भी उतारा, जिसके बाद ये गणित बदला और कांग्रेस की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं पेच कहां फंस रहा है, क्यों ये तैयारी की जा रही है। एमपी में राज्यसभा चुनाव में पेच किया है। दरअसल बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के बाद से गणित बदला है। जब बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा उसके बाद से ये बदलाव आए। तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 48 वोट हैं।
क्योंकि 164 विधायक बीजेपी के पास है। तीसरे उम्मीदवार के लिए बीजेपी को 10 वोट ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर 164 विधायक हैं तो कितने वोट चाहिए होंगे? एक सीट पर 116, इसका मतलब 10 कम। कांग्रेस के तय वोट 63 है और एक विधायक मतदान नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से कांग्रेस को डर है। बीजेपी के समर्थन के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 64 हो गया है और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, एक उम्मीदवार उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ही पेच फंसा है और ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने TV9 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सारे विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है। बीजेपी ने हमारे विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए हैं, लेकिन हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। राज्यसभा सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कांग्रेस विधायकों को बाहर किसी और राज्य में कर्नाटक ले जाया जा रहा है, और ले जाया जा रहा है तो क्यों जरूरत है इसी के ले जाने की? देखिए, स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर सरकारें गिराने को लेकर किस प्रकार से किस हद पे ले आती है। क्या बीजेपी अपने विधायकों को नहीं ले आती? जब आपने महाराष्ट्र सरकार गिराई थी, जब आसाम नहीं ले गए थे आप, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सामान्य बात है। और इस बहाने अगर एकजुटता के साथ अगर पॉलिसी देना, तो विधायकों की राय के आधार पर ही हमने ये निर्णय किया कि सबको ले आने का। कोई खरीद फरोख्त की बात हुई है क्या? आपके विधायकों को फोन आया? कई विधायकों ने कहा है कि हमारे पास लोग आए थे, उन्होंने इस प्रकार की बात करी, पैसे कौड़ी की बात करी, लेकिन उन विधायकों ने उनको बेरंग लौटा दिया। ये एक मैं समझता हूँ कि उन विधायकों की निष्ठा कांग्रेस के साथ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। कितने पैसे का ऑफर दिया? अब आप सवाई के 10-20 रुपए का थोड़ी होगा, तो लाखों करोड़ों की बात करेगी बीजेपी। एक आखिरी सवाल सर, 2020 में भी आपसे हम बात करते थे, आप भरोसा जताते थे कि कांग्रेस के विधायक टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, मगर स्थितियां थी। जो अब क्या? बिकाऊ थे चले गए, जो टिकाऊ है वो आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को अपने विधायकों पर भरोसा है और कह रहे हैं कि जो बिकाऊ थे वो चले गए और जो टिकाऊ है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष। विधायकों की शिफ्टिंग पर जीतू पटवारी ने चुप्पी साधी हुई है। जीतू पटवारी का बीजेपी पर आरोप, बहुमत ना होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार उतारा गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहती है बीजेपी, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया। हम तीनों राज्यसभा सीटें जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस स्टैंडिंग विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा, भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूँ और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है, इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से क्या कहा गया, जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने क्या दावा किया वो भी हमने आपको सुनाया। अब MP में राज्यसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये भी जान लेते हैं।
प्रभावी विधायक कितने हैं? 228। सीटें कितनी हैं जिस पर चुनाव होना है? 3। और उम्मीदवार कितने उतारे गए हैं? 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं, 1 कांग्रेस की तरफ से और 3 बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद ये पेच फंसा है। एक सीट के लिए जरूरी वोट कितने होते हैं? 58 वोट जरूरी होते हैं और 2 सीट जीतने के लिए 116। और बीजेपी के पास कितने शेष बचे? 48, जिसी को लेकर जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। शुभम हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया, तमाम आरोप लगाए गए, जीतू पटवारी को भी हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया खरीद फरोख्त बीजेपी करना चाहती है और इसी वजह से तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, और कांग्रेस के विधायकों की ओर से ये आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्हें ऑफर आया है 5 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से भी जब हमने इसको लेकर बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए हैं। ऐसे में हम अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहते हैं। हालांकि विधायकों ने हमसे दावा किया है कि वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, किसी भी तरह का ऑफर आ जाए वो कहीं पर नहीं जाएंगे, क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से परेशान है और यही कारण है कि कांग्रेस अपने सारे विधायकों को, अब आप देखिए कि आज 9 तारीख है, 18 तारीख को वोटिंग होना है, अभी 8-9 दिनों का वक्त बाकी है, मगर फिर भी कांग्रेस अपने सारे विधायकों को एक साथ एकजुट एक जगह पर रखना चाहती है। और अब ये कर्नाटक या फिर तेलंगाना 2 जगहों पर रहेंगे। एक ऑफर और कांग्रेस ने दिया है कि अगर कोई विधायक अपने परिवार को भी साथ लेकर आना चाहता है तो उसे लेकर भी आ सकता है, 8-9 दिन वो उसके साथ भी रह सकता है। तो अब कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। सभी से कह दिया गया है कि आप लोग एयरपोर्ट पर पहुंचिए। एयरपोर्ट पर एक स्पेशल प्लेन तैयार खड़ा हुआ है। अब ये प्लेन कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उन्हें लेकर कर्नाटक या फिर तेलंगाना, ज़्यादातर जो चांसेस है वो कर्नाटक के हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर ही हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में तेज़ है। दूसरी तरफ बीजेपी से खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। और 2016 में विनोद गोटिया को ज़रूर उतारा गया था, हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, बीजेपी के ही नेता थे मगर वो निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है वो ऑफिशियल है। मुख्यमंत्री कल खुद उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। 8 से 10 मंत्री साथ में थे, बीजेपी के अध्यक्ष साथ में थे, दोनों राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो साथ में थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये सीट हम जरूर जीतेंगे। देखना होगा, 10 वोटों की बीजेपी को जरूरत है, 48 वोट उनके पास है, और कैसे कांग्रेस अपने विधायकों को बचाती है। बिल्कुल, वो देखने वाली बात रहेगी। शुभम गुप्ता आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। अवैध हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। निर्दोषों को जेल भेजने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। शांति भंग के आरोप में जेल भेजने पर एक्शन होगा। अवैध हिरासत पर हर रोज 25,000 का मुआवजा देने का आदेश है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान दोषी पुलिस अफसरों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना। हाईकोर्ट ने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उसमें कहा गया है कि कोर्ट उन पुलिसकर्मियों पर अब एक्शन लेगी जिन्होंने शांति भंग के मामलों में निर्दोषों को जेल भेजा है। जी प्रगति, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच में ने फैसला दिया है। दरअसल प्रयागराज के निवासी मतांतर मिश्रा हैं, वो उनको हिरासत में लिया गया था 107 और 116 के तहत। कोर्ट में जो पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए गए, जो कहा गया कि ये स्वेच्छा से आए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कोई आप परमिशन नहीं है जो कोई स्वेच्छा से आए, आप लोगों ने इनको अवैध रूप से हिरासत में लिया था। कोर्ट का काम है, अगर नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको संरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने सुनने के बाद पुलिस और पीड़ित पक्ष के बाद ये निर्णय दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों पे 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जो चौकी इंचार्ज ने जिन्होंने हिरासत में लिया था उसको अवैध बताया है कोर्ट ने। साथ ही 10,000 रुपए जो पीड़ित है जिसको हिरासत में लिया गया था उसको खर्चा जो अब तक लगा है देने की बात कोर्ट ने कही है। तो देखा जाए अवैध हिरासत को लेकर के कोर्ट सख्त हुआ है और पुलिस अधिकारों के जो नागरिकों के अधिकार में उल्लंघन किया जा रहा है उस पर टिप्पणी की है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई कोर्ट आता है, नागरिक अपने मौलिक अधिकार की बात करता है संरक्षण की, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो अदालत का दायित्व है उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से रखा जाए।
तो एक तरीके से कोर्ट की उत्तर प्रदेश पुलिस पे एक गंभीर टिप्पणी है। और साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस को लगता है कि उसके गलत फैसलों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये पुलिस की एक तरीके से भूल है। कुल मिलाकर के इस जो हिरासत में लिया गया उसको अवैध बताया गया। पुलिस की तरफ से जो बात कही गई अदालत में कि याची स्वयं आया था, उसको कोर्ट ने कहा कि ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि आप परमेश्वर या कोई सामुदायिक नेता नहीं जो आपके पास कोई आए स्वेच्छा से आपने हिरासत में लिया था। साथ ही उस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107-16 के तहत जो कार्रवाई की गई उसको भी अवैध और ठहराया। साथ ही हिरासत में जो लेने की बात पुलिस ने की सही है उसको भी अवैध ठहराया। तो एक तरीके से ये यूपी पुलिस के लिए एक बिल्कुल बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रोजेक्ट गंगा के शुभारंभ के मौके पर अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे। खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो या कोविड कालखंड में वीसी सखी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ बैंकिंग सुविधा हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवा रहे हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। ग्राम सचिवालय, सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में सचिवालय का कार्यक्रम, जहां पर गांव की चुनी हुई सरकार गांव के अंदर गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बन सके, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े और ये देश के अंदर कुछ मॉडल भी प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट गंगा उसका माध्यम बनेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का आधार, भारत की एकात्मता का आधार मां गंगा बनी है और आत्मनिर्भरता हो या विकसित भारत की उन संकल्पनाओं को जिसके लिए भारत के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोने की चिड़िया थी, तो मां गंगा के आशीर्वाद से ही संभव था। और अब बात करते हैं बिहार की। बड़ी खबर बिहार से है। खान सर को बड़ी राहत मिली है। फायरिंग मामले में खान सर को पटना जिला कोर्ट से राहत मिली है। जिला अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर पर फायरिंग केस में एफआईआर दर्ज है। उनकी तरफ से कल यानी सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। को इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है। केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है। नेक्स्ट डेट पड़ा है। अब खान साहब अभी फ्री हैं और वो जहां चाहें आ जा सकते हैं। कानून के आधार पर उनको नो कोर्ट से मिला है।
खान सर को बड़ी राहत मिली है। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी मांगी है। एक एक कर आपको बताते हैं। गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना पुलिस की तरफ से तमाम तैयारी भी की गई थी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी मांगी है और खान सर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी कहा गया। अगली तारीख पर केस डायरी पर बहस। अगले आदेश में खान सर पर फैसला लिया जाएगा, यानी कि अगली सुनवाई तक। रूपेश कुमार हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, ये जो फौरी राहत मिली है, ये अगली सुनवाई तक है या आगे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, फिलहाल उनको राहत मिली है और ये बड़ी राहत है खान सर के लिए, क्योंकि एक तरह से वो फरार की स्थिति में थे। पटना पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। ये अलग बात है कि पटना पुलिस उनके कोचिंग के ठिकानों पर, उनके राजेंद्र नगर के आवास पर एक दिन ये सूचना आई कि वो सरेंडर कर सकते हैं, तो पुलिस ने अपनी फौज बढ़ा दी पटना सिविल कोर्ट के बाहर। लेकिन ये जो राहत उनको मिली है वो 20 जून तक के लिए मिली है। 20 जून को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। अभी उनको ना तो अंतरिम जमानत उनकी खारिज की गई है और ना ही उनको जमानत मिली है, ये समझना होगा। जमानत पर, अंतरिम जमानत पर सुनवाई, अग्रिम जमानत पर सुनवाई 20 जून को होगी और 20 जून तक नो कोअर्सिव एक्शन, यानी कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, जिसे कहा जाता है कि गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और ये रोक 20 जून तक ही है। 20 जून को फिर सुनवाई होगी और 20 जून को ये देखा जाएगा कि उनको अग्रिम जमानत मिलती है या फिर उनकी जमानत खारिज होती है। अगर अग्रिम जमानत की याचिका उनकी खारिज होती है तो रेगुलर बेल लेना होगा और उसके लिए सशरीर सदेह फैजल खान को न्यायालय में उपस्थित होना होगा, यानी कि सरेंडर करना होगा। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उन्हें अग्रिम जमानत देती है या रद्द करती है। रद्द करने के बाद उनको कोर्ट में सरेंडर करते हैं या फिर उस बीच पटना बिल्कुल क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। रूपेश, फिलहाल के लिए खान सर को राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जोजिला टनल की, जहां थोड़ी देर पहले अंतिम ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्लास्ट का ट्रिगर दबाया। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस टनल के खुलने से बालटाल मीन मार्ग आपस से जुड़ जाएंगे, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर्यटकों के लिए व्यवस्था बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब 3 घंटे का सफर 15 मिनट में इससे पूरा होगा। इसके साथ ही पूरे साल सड़क संपर्क की व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो 2023 से ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण शुरू किया गया था। 11,578 फीट ऊंचाई पर समुद्र तल से इसे बनाया गया। एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी। टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर बताई जा रही है। 15 मिनट में ही अब सफर कर सकेंगे लोग। पर्यटन व्यवस्था बढ़ी है, कनेक्टिविटी बढ़ी है और लोगों को इससे आसानी होगी, फायदा होगा। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विस्फोट ट्रिगर दबाया। अब ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोजिला में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हुआ है। जोजिला में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें देखिए। ट्रिगर दबाकर इसका शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने और घंटों का सफर अब बस मिनटों में तय हो पाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।